MSI Katana Ryzen 7 8845HS RTX 4050 नॉर्मली Ryzen 8000 सीरीज लॉन्च के बाद से ही काफी अच्छा कर रहा है, स्पेशली इंटेल को टक्कर देने में। मैंने Ryzen 7 8845HS के और भी लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं एंड MSI Katana का i7 13 जनरेशन 4060 भी कर रखा है। स्वर्ड का भी रिव्यू जल्दी आने वाला। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दैट लैपटॉप Katana i7 वाला, उसका रिव्यू भी आपका देख सकते हो। एंड इस लैपटॉप की काफी डिमांड की गई थी कि भैया MSI विद लेटेस्ट Ryzen सीरीज कब आने वाला है। सो हियर कम्स द रिव्यू। सो बॉक्स के अंदर एक लैपटॉप और एक 200 वाट का चार्जर मिलता है which is enough to power this GPU and this laptop। Ryzen 8000 सीरीज ना एग्जैक्टली जो ये CPU है नया लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है, ये AI एंड नॉन AI दोनों के साथ आता है। मैंने LOQ रिव्यू किया था सेम प्रोसेसर के साथ, वो भी अच्छा था बट AI CPU उसमें भी नहीं था। इसको MSI AI करके नाम दे रखे हैं, बट क्या इसमें AI चिप लगा है? आपको लगा है, बट MSI की तरफ से। CPU इसमें वही जो LOQ में लगा था, Ryzen 7 8845HS विदाउट AI वही वाला, मतलब NPU इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। Ryzen अपने कोर्स एंड थ्रेड्स में बदलाव लाने को रेडी ही नहीं है। Ryzen 7 7000 सीरीज में भी यही मिलता था एंड 6000 सीरीज में भी यही मिलता था, क्योंकि आर्किटेक्चर में बदलाव लाने में काफी खर्चा पड़ जाता है। तो चलो इसी को बेटर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट Ryzen थिंक्स अबाउट एंड नो डाउट किया भी है, आगे बताऊंगा। एंड जो मैंने LOQ का भी रिव्यू कर रखा था, दूसरे Ryzen 7 8000 सीरीज का देख रखा हूं, परफॉर्मेंस नो डाउट पहले से काफी बेटर ऑप्टिमाइज्ड एंड ज्यादा है। बेस क्लॉक स्पीड इसमें आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मिलता है, मैक्स बूस्ट स्पीड ऑफ 5.1 गीगाहर्ट्ज, जो कि अच्छा है, सेम ही है जो हम इस प्रोसेसर से उम्मीद करते हैं। इंटेल से कंपेयर करें तो ज्यादा ही है। इसके CPU का TDP रेंज करता है 35 to 45 वॉट। अब जैसा मेंशन्ड है, MSI Katana AI लगेगा, इसमें आपको CPU के साथ NPU भी मिलेगा, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये NPU क्या है, इसका मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। NPU इज रिलेटेड टू टॉप्स ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, वो आप उस वीडियो में देखोगे तो अच्छा से क्लैरिटी मिल जाएगा। पर AI मेंशन करने का मतलब आपको को पायलट बटन मिल जाता है इसमें, कैपेबल एनफ टू एग्जीक्यूट AIML टास्क एंड ऑल इजीली, ऐसा कंपनी कह रहा है, हम देखेंगे। NPU होता तो CPU का लोड हैंडलिंग थोड़ा बेटर हो जाता, लेकिन जब यूज नहीं तो उतना पैसा NPU के लिए क्यों लगाना, ये मैटर करता है। इसमें आपको डेडिकेटेड RTX 4050 105 वॉट TGP वाला मिलता है। 105 वॉट नॉर्मली इस रेंज में जितने भी मिलते हैं उसमें अच्छा वॉट ही इसको कहा जाएगा। कितना पुश करेगा वो हम गेमिंग में चेक कर बताएंगे। एंड इसमें आपको eGPU भी मिलता है, AMD Radeon 780M, तो उसको भी हमने अपने मॉनिटरिंग में रख रखा है कि भाई Radeon एग्जैक्टली कैसा परफॉर्मेंस ला रहा है और ये दोनों किस तरह से प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, उसका भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको 16 GB का डुअल चैनल रैम मिलता है विद 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड अब कंपनी को सिंगल 16 GB रैम स्टिक देनी चाहिए। नॉट टू दिस कंपनी ओनली, टू ऑल द कंपनीज में कह रहा हूं। भाई अगर बंदा 32 GB एक्सटेंड करना चाहता है तो एक रैम या 2 रैम बर्बाद क्यों हो? 8 GB का 2 स्लॉट आप दे रखे हो, 2 रैम लगा रखे हो, एक लगा दो ना यार। बंदा एक्सटेंड करना चाहता है, लैक्सट्रीम लोग आज के दिन में करते हैं। 2025 में आई होप कि ब्रांड्स इस चीज का ध्यान रखें। रेस्ट 16 GB भी काफी है गेमिंग के लिए, वो आगे दिखेगा आपको, लेकिन एक्सटेंड करना हम सब का शौक है। अगर अपग्रेड की बात करें, 512 GB का Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसका रीड एंड राइट अच्छा है, 5000 प्लस आराम से निकाल कर ले आया। Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 लेटेस्ट जनरेशन मिल जाता है। देखो इस लैपटॉप का जब मैंने पोस्ट डाला था तो काफी लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक भी दिया था मुझको कि परफॉर्मेंस वाइज इट्स बीस्ट, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं इसके यार, जो मैंने पिछले वाले MSI Katana में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा। कुछ लोगों के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा एंड कुछ लोगों के लिए दैट माइट बी अ इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर। लेकिन पहले बता दूं, अगर आप MSI या ASUS का कोई भी लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट संजीव जी एंड हिज टीम। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। MSI का शोरूम आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएगा नेक्स्ट कॉम्प्यूटेक्स के नाम से। एंड अगर आप ASUS देख रहे हो तो जनकपुरी में इनका शोरूम है, आप वहां पर जाकर चेकआउट मार सकते हो। आई लिटरली लाइक गोइंग देयर, बहुत से डिस्प्ले आपको इजीली मिल जाते हैं। रेस्ट बेस्ट डील्स एंड गुडीज के लिए आप मेरा नाम ले लेना, एंड वंस यू परचेज फ्रॉम देयर प्लीज टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम फॉर चैनल वाउचर्स। अब ये चैनल वाउचर्स क्या है, पहले भी मैंने बता रखा था। देयर आर फ्यू वाउचर्स जो मेरे पास अवेलेबल है, एक्सपायर हो जाए उससे अच्छा है मैं आपको दे दें। जहां तक लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात है तो वो हमने इंटेल वाले में एक्सप्लेन कर रखा था, आप फिर से देख लो, इट्स सेम, बस इसमें AI का स्टिकर, को पायलट एंड ऑल मिल जाएगा।
आपको कीबोर्ड पर। एंड जहां तक कीबोर्ड 4 जोन RGB की बात है, प्लेसमेंट की बात है, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लेस है, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। नमपैड थोड़ा छोटा, बट यार इस साइज में आपको सब कुछ प्लेस भी करना था विद प्रॉपर की ट्रेवल्स एंड ऑल। लुक्स की बात करें तो नो डाउट इट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एग्जैक्टली एस्थेटिक वाइज एंड डिजाइन वाइज। अगर आप फ्रंट पैनल देखोगे इसका तो बिल्कुल मैट फिनिश में क्लीन लुकिंग MSI लोगो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा उभरता हुआ कुछ कर्व्स एंड ऑल आपको मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर टॉप पर मेंशन्ड है छोटा सा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, माइक्रो स्टार इंटरनेशनल। रेस्ट जो ये आप वेंट्स देख रहे हो, लैपटॉप ओपन करते ही अंदर की साइड ये लिड बंद करते ही बाहर की साइड आ जाते हैं। दैट मींस व्हाटएवर गर्मी या हीट होगा व्हाइल प्लेइंग गेम्स एंड ऑल, वो आपके स्क्रीन पर किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं करेगा। एंड साथ ही अंदर के साइड भी देखोगे तो ये थोड़ा सा फ्रंट को इंक्लाइंड है कुछ इस तरह से, तो जो हवा मारेगा ना तो इधर की तरफ मारेगा, स्क्रीन की तरफ नहीं। कीबोर्ड लिटरली ऑसम कर दिया है। पहले सिंगल रेड कलर बैकलाइट आता था, बट अब आपको 4 जोन पास थ्रू लाइटिंग के साथ, WSD अलग से हाईलाइटेड है ट्रांसल्यूसेंट डिजाइन के साथ, एंड एरोस कीज पर तो भाई इन्होंने कुछ अलग ही ग्राफिक बना रखा है। उसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी रखा है। पावर बटन भी थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट लुक के साथ दिया है, बट ट्रैक पैड को छोटा क्यों कर दिया भाई? देखो गेमिंग लैपटॉप है तो स्क्रीन एंड आईज के बीच में थोड़ा डिफरेंस या डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ऊपर में इन्होंने स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ रखा है। एंड साथ ही जो वेंट्स है उससे कीपैड को थोड़ा डिस्टेंस कर दिया कि गर्म का माहौल आपके कीपैड पर थोड़ा कम पड़े एंड रेस्ट डिस्टेंस भी अच्छा बने रहे, जिसके कारण थोड़ा ट्रैक पैड छोटा कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी इन्होंने डिजाइनिंग ऐसा कर रखा है कि अगर आप WSD पर हाथ रखते हो फॉर व्हाइल प्लेइंग द गेम, आपका ट्रैक पैड पे एग्जैक्टली हाथ नहीं पड़ता। अगर इस ट्रैक पैड को थोड़ा बड़ा कर देते तो आपका हाथ इस पर पड़ता है, एंड दैट्स अ कॉन। बट इन्होंने डिजाइन पर वो चीज ध्यान रखा है। बिल्ड की बात की जाए तो ये काफी थिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, स्टिल काफी लाइट वेट है यार दोस्तों। फुल फ्लेश गेमिंग लैपटॉप होने के बाद भी ओनली 2.2 kg। इसमें बॉडी फ्लेक्स आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है एंड यू कैन फील द थिकनेस ऑफ द लिड। एंड डिस्प्ले डिजाइनिंग में भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस डिस्प्ले को दबाता हूं तो ये अपने बॉडी को कहीं से भी छोड़ता नहीं है, मतलब प्रॉपरली स्टिक। एंड अगर आप बॉडी के साइड में देखोगे तो एक थोड़ा बॉक्सी डिजाइन दे रखा है जिससे ग्रिप बनाए रखने में काफी अच्छा रहता है, लाइक होल्डिंग लैपटॉप। रेस्ट कीबोर्ड फ्लेक्स भाई ना के बराबर है। वैसे हिंजेस की क्वालिटी अच्छी है, टाइट है। बैक साइड में आपको थोड़ा यूनिक डिजाइन है, काफी ओपन वेंट्स देखने को मिलता है। इसमें कूलर बूस्ट हीट पाइप्स भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली जो कूलर हीट पाइप्स या कूलर बूस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें जो आपके हीट सिंक्स हैं, हीट पाइप्स हैं, वो CPU और GPU दोनों को एक साथ कूल करने में मदद करते हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात करें तो कुछ लोगों को कमेंट देखा भैया हमको नहीं पता कितना बेंचमार्क किस प्रोसेसर के हिसाब से ठीक रहता है। देखो यार, अगर बेंचमार्क कम स्कोर करेगा ना तो वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई जितना मैंने उम्मीद किया था उससे कम बेंचमार्क देखने को मिला। रेस्ट इस पर आप लोग बताओ किस स्पेसिफिकेशन या किस CPU को इस हिसाब से क्या बेंचमार्क निकलना चाहिए। इस पर अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाना है तो जल्दी मैं लेकर आऊंगा। MSI कंट्रोल सेंटर मैक स्विच, ये मतलब आज की डेट में हर लैपटॉप हर ब्रांड एक लेवल पर मैक स्विच इजीली अपने लैपटॉप में 2024 में तो अब सब में आ रहा है। बस सॉफ्टवेयर को कितना बेटर बना सकते हैं वो एक मैटर करता है। तो MSI कंट्रोल सेंटर वैसे तो काफी इजी टू यूज है, काफी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट इसका जो UI है उसको थोड़ा और बेटर एंड एग्रेसिव कर सकते थे, जिस तरह से हमको Asus देता है, Aventis Lenovo प्रोवाइड करता है ऑल, या इवन Acer प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मतलब उस तरह एग्रेसिव बना सकते हैं। चलो अब इसका थोड़ा बेंचमार्क देख लो जो कि मैंने एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में रखकर देखा है। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क में हमने Cinebench 2024 को इंक्लूड किया। 8000 प्लस स्कोर, Cinebench R23 का स्कोर 15636 और रीड रेट स्कोर जैसे मैंने बताया 5000 प्लस निकल कर आया। और क्रॉस मार्क करना पॉज करके दूसरे लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। जहां तक बात है फर्म मार्क टेस्ट की तो भैया ये आपका GPU CPU को एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करता है। टेम्परेचर मैक्स कहां तक पहुंचा, राइट साइड में आप एवरेज देख सकते हो। ये भी फर्म मार्क टेस्ट भी हमने इंक्लूड किया, आप इसको कंपेयर कर सकते हो फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अगर आप टेस्ट देखोगे तो AI लेवल मार्किंग क्या है इसका, 2980, दैट्स गुड। नोमैड स्कोर आप देख सकते हो और 3D मार्क 10 का अप्रॉक्सीमेटली 9000 प्लस आया जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्कोर अपने सामने है PC मार्क 10 ऑनलाइन वेरीफाइड लेटेस्ट, एंड ये है आपका VR मार्क 10 जो कि 11000 प्लस आता है। और साथ ही अगर आप इसका ब्लेंडर स्कोर देखोगे तो वो भी 2600 के अराउंड, जो कि हम उम्मीद करते हैं RTX 4050 एंड 105 वॉट से। आप थोड़ा गेमिंग के मजे उठा ले, फिर इसका डिस्प्ले, पोर्ट्स एंड ऑल और कंपैरिजन एंड किसके लिए सही रहेगा वो भी चेकआउट कर ले।
लेंगे। थोड़ा रॉ टाइप का गेमिंग हमने इस बार किया और साइबरपंक को रीटेस्टिंग लो पर हमने जब चेक किया तो भैया 50 FPS आराम से निकाल कर रहा था। अभी DLSS ऑफ है और आप वॉटेज पुश देखोगे तो 80-85 वॉटेज 90 वॉट आराम से पुश कर रहा था। अब यहाँ DLSS ऑन करके देखते हैं भैया, FPS का जंप देख रहे हो आप, 55 से डायरेक्ट 80 के अराउंड पहुंच रहा है। तो DLSS भैया बढ़िया काम करता है काम। और मीडियम रीट्रेसिंग में अगर आप देखोगे तो वही 50-55 FPS DLSS ऑन के बाद भी होता है, लेकिन अल्ट्रा सेटिंग पे करते ही आपका FPS अगेन इट इज कंट्रोल्ड एट 50-55 जो कि प्लेएबल FPS कहलाएगा। और रैम यूटिलाइजेशन और टेम्परेचर पर ध्यान देना भैया, इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी मेरे को बढ़िया लगा। अंडर 80 मैक्स ऑफ द टाइम इसने रखा है और आप यहाँ पर मीडियम अल्ट्रा सेटिंग तक भी आराम से खेल सकते हैं। ओवर ड्राइव पर खेलने का मत सोचना, DLSS ऑन है तब भी वाट लगी पड़ी है, वाटेज भी पूरा पुश कर रहा है और यहाँ पे भी टेम्परेचर 80 डिग्री के अराउंड ही मेंटेन्ड है। लेकिन नेक्स्ट गेम पर आते हैं, ये अपना ब्लैक मिथ वुकोंग। और यहाँ पर हम अगर वेरी हाई सेटिंग्स में भी देखें तो आप देख सकते हो कि FPS कितना आपको देखने को मिल रहा है। रेस्ट मैंने सेटिंग्स को थोड़ा सा डाउन किया और भाई FPS आराम से बढ़ गया 70-75 FPS। यहाँ पर वॉटेज पुश मेरे को थोड़ा सा कम लगा, डोंट नो व्हाट इज द रीजन, AI काम कर रहा है क्या MSI का, बट जो भी है 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। FPS हमको 50-55 60-60 एवरेज दिखा रहा है। रेस्ट टेम्परेचर भाई GPU का और CPU का स्टिल अभी भी कंट्रोल्ड है, जो कि मुझको नो डाउट इस लैपटॉप में एक बेहतरीन चीज लगा। अब आप नेक्स्ट गेम देखते हो फॉरबिडन वेस्ट और यहाँ पर आप जिस सेटिंग्स पर आप देख रहे हो उसमें भी 60-67 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। और जैसे मैंने वेरी हाई सेटिंग्स किया हाई से, FPS भी अगेन ज्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वेरी हाई सेटिंग्स में भी वही FPS अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली फाइटिंग सीन्स में थोड़ा सा चेंजेस आता है, बट वॉट इज यहाँ पे भी हमारा 80 अराउंड बहुत अच्छा पुश कर रहा है। टेम्परेचर थोड़ा ऊपर गया यहाँ पर। अब DLSS ऑन किए तब भी हमको यहाँ पर इस गेम में भी कुछ अपडेट्स रिलेटेड होगा। अब एज मैंने कहा कि फाइटिंग सीन्स में थोड़ा सा FPS गिरता है, बट स्टिल इट इज अबव 70, सो you can consider like what the performance this laptop is trying to give you. Next game Red Redemption 2, यहाँ पर हम पहले ऑफ कर अल्ट्रा सेटिंग्स में DLSS ऑफ करके देख रहे हैं तो 60 FPS से आपको काम चलाना पड़ेगा। और 82-83 आप देख लेना GPU भी पुश कर रहा है। और एक मेन बात भाई, इसका रेडियन ग्राफिक्स जो इंटरनल eGPU है वो भी 30 प्लस आराम से वॉटेज पुश कर रहा है। टेम्परेचर हमने काफी देर तक गेम खेला तब भी कंट्रोल्ड है भैया। ठंड का मौसम भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हमने इसमें DLSS ऑन किया 70 FPS आराम से निकाल कर इसने दे दिया, जो कि एक एडवांटेज है। और CPU यूसेज आप देख सकते हो, CPU का वॉटेज, TDP भी आप देख सकते हो। TDP का ज्यादा पुश का जरूरत नहीं है, रेडियन और GPU अपना काम पूरा कर ले रहा है। नेक्स्ट गेम आपके सामने CS2, जो कि अगेन 200-250 FPS आराम से निकाल कर ला दिया, जो कि अगेन यार मतलब किसी को ई स्पोर्ट्स लेवल गेम खेलना है, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। रेस्ट ग्राफिक इंटेंसिव है तो आप GPU यूसेज भी देख सकते हो कि आराम से 60 ऊपर पहुंच गया है, जो कि जाना भी था। अब नेक्स्ट गेम वारजोन, जो लोग वारजोन फैन है वो लोग आप देखो भाई, बेसिक बैलेंस्ड मोड में जब हमने इसको चेक किया तो वही 80-85 FPS 90 FPS विदाउट DLSS आ रहा है। और DLSS ऑन करते ही थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको लाइट दिखेगा, वो बैकग्राउंड लाइट ऑफ रहना भूल गया था, लेकिन DLSS ऑन करते आप देखोगे कि 120 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। और लेकिन 15 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, सो दैट मीन्स कि अगर आप रैम अपग्रेड करोगे तो और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमने एक्सट्रीम सेटिंग्स पर किया, एक्सट्रीम सेटिंग्स पर हमारा FPS गिर गया, लेकिन DLSS ऑन है। अब DLSS ऑफ कर देखते हैं। DLSS ऑफ करते ही हमारा FPS गिर गया, देखो 60-70 के अराउंड आ गया, जबकि हम एक्सट्रीम सेटिंग्स गेमिंग पर खेल रहे हैं। और 75 FPS इज प्लेएबल। रेस्ट अगर आपको और FPS निकालना है तो उसके लिए अब जानते क्या करना है। वैलोरेंट में आप देख सकते हो 280-290 FPS हमको देखने को मिल रहा है जब हम हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं, जो कि नो डाउट हम उम्मीद जो कर सकते थे Ryzen 7 8845HS से, इसने अप्रोक्सीमेटली वही निकाल कर लाया। लेकिन जैसे ही हमने इसको लो सेटिंग्स में लाया तो भाई इसने 300 प्लस FPS आराम से निकाल कर दे दिया। 320 340 भी इसने टच किया, जो कि अगेन आप परफॉर्मेंस देख ही रहे हो। रेस्ट आप परफॉर्मेंस मेरे को ओवरऑल लैपटॉप का बढ़िया लगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और कोई यूज कर रहा है तो वो भी जरूर बताना कि गेमिंग में क्या लगा उनको। डिस्प्ले की बात करें तो हमने इसका डिस्प्ले फुल ऑन टेस्ट किया, ऑनलाइन स्पेक्स पर भरोसा ना करते हुए। जो किट मंगाई है वो किट ही हमको 20,000 रुपए का पड़ा दोस्तों, जिससे हम इसके डिस्प्ले को टेस्ट करते हैं। तो इस बात पर सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। इसका जो हमने टेस्ट कर निकाला 68% sRGB निकला एंड 49% NTSC एंड 310 के अराउंड इसका ब्राइटनेस निकला इस पैनल का। मुझे गेमिंग के हिसाब से, OTT वॉचिंग के हिसाब से, वर्किंग एंड इवन थंबनेल एडिटिंग के हिसाब से अच्छा ऑप्शन लगा। अब नो डाउट इन्होंने
परफॉर्मेंस एंड मदरबोर्ड एंड इक्विपमेंट क्वालिटी पर फोकस तो किया है, बिकॉज कोरियंस एंड जापानीज अपने प्रोडक्ट के इक्विपमेंट्स एंड ऑल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिस रेंज के हिसाब से लैपटॉप निकालते हैं। अब इस रेंज में इन्होंने 100% sRGB डिस्प्ले नहीं दिया, देना चाहिए था, नो डाउट, होता तो विल बी मोर ऑब्लाइज्ड एंड विल बी मोर हैप्पी अराउंड इट, बट नहीं है तो क्या करें। लेकिन जिसका ऑप्शन देना चाहिए था, जिसको भी हाई कलर ग्रेड वर्क करना हो, उसके लिए 100% sRGB 100% DCI P3 का जरूरत होता है। वैसे मैं करता हूँ क्या, ये मेरी टीम करती है क्या? नो, मुझको उतना रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत भी पड़ता है तो मैं एक एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर लेता हूँ, मतलब मॉनिटर यूज कर लेता हूँ। नहीं तो इट्स स्पेशली फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड लाइट रूम यूजर्स, एंड नॉर्मली अदरवाइज जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं लाइट रूम यूज करते हैं फॉर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी इन दी कलर ग्रेड, उनके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। पोर्ट्स के मामले में इस मॉडल में आपको एक तो टाइप सी USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है विच सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट बट नॉट थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, बताता हूं अभी आके। दो टाइप A USB 3.2 Gen 1 मिल जाता है और एक USB टाइप USB 2.0 मिलता है। ऐसा क्यों? और HDMI 2.1 मिलता है फॉर 8K 60 हर्ट्ज एंड 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिखाता है। एक RJ45 का भी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी लीजन से इंस्पायर्ड तो नहीं है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। कॉस्ट कटिंग हर ब्रांड कहीं ना कहीं तो करेगी, लेकिन आज की डेट में USB 2.0 नहीं देना चाहिए था दोस्तों। रेस्ट ऑल अदर पोर्ट्स आर डिसेंट ओनली, आप आराम से 2 मॉनिटर सेटअप इसके साथ कर सकते हो। अब स्पीकर क्वालिटी पर थोड़ा आ जाता है। I can say it's good, 2 वाट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड इट्स क्लियर एंड क्रिस्प, बट थोड़ा और लाउड होता ना तो बेटर हो। रेस्ट, अब एडिटिंग ये लैपटॉप किस लेवल पर कर सकता है वो भी हमने चेक किया है, स्पेशली अपने खुद के वीडियो को एडिट कर और मुझको समहाउ उसका परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर का एग्जैक्टली अच्छा फील हुआ। समहाउ MSI का AI इंजन इज प्लेइंग दैट रोल कि एडिटिंग में मुझको कहीं कोई लैग नहीं देखने को मिला, जबकि मैं 4K एडिट कर रहा हूँ। उसको रेंडर करते वक्त भी इसने बहुत कम समय लिया। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, मैंने स्पेशली 100% टू 0 करके इसको चेक किया, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन करके YouTube वीडियो 4K मोड पर चला कर देखा, एंड ये MSI कंट्रोल सेंटर पे मैंने सुपर बैटरी मोड ऑन कर रखा था एंड बैटरी बैकअप सेटिंग्स मैं भी एनेबल कर रखा था। 54 वाट आवर 3 सेल बैटरी से मैंने ये बैकअप उम्मीद नहीं किया था, बट अगर सही बता रहा हूँ, लैपटॉप एंड राइजन थोड़ा बैटरी बैकअप बेटर देता ही है। राइजन स्पेशली इसने मेरे को जो इंटेल कटाना मैंने i7-13650H वाला जो रिव्यू किया था उससे बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर दिया। 90 राइजन 7-8845H का ऑप्टिमाइजेशन बैटरी लाइफ नॉर्मली हम जानते हैं राइजन का थोड़ा बेटर होता है, उस हिसाब से इसने बेटर परफॉर्मेंस निकाला। अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो देखो यार, परफॉर्मेंस इसने अच्छा निकाला। गेम्स लाइक फॉरबिडन वेस्ट, ब्लैक मिथ, वुकोंग में FPS इसने लिटरली अनबिलीवेबल निकाल कर दिया, जो कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। 4050 एंड लेकिन प्रोसेसर MSI AI इंजन, इसका eGPU ऑल्सो टुगेदर प्लेड अ ग्रेट रोल एंड इवन इन एडिटिंग इसका परफॉर्मेंस अच्छा निकला। अब प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें 87,000 रुपीज के अराउंड, जो कि ऑनलाइन मेरे को 93,000 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन जो मैं नंबर में डिस्क्रिप्शन दे रखा हूं वहां पर मैंने MSI शोरूम में पता किया नहरू प्लेस, तो वहां पर इन्होंने 86 के अराउंड मेरे को इसका रेट बताया, 87 के अराउंड। उस हिसाब से मेरे को लैपटॉप जेन्युइनली प्राइस लगा। लेकिन जब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक LOQ, सेम स्पेक्स लेकिन उसका अराउंड 1 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा, जहां पर मुझको FPS अगर कंपेयर करूं तो इसका थोड़ा बेटर ही फील हुआ FPS परफॉर्मेंस में। लेकिन LOQ में आपको 100% sRGB मिलता है एंड दिस वन गिव्स यू ओनली 68% sRGB। वो पर्सनल चॉइस है भाई, किसको कलर ग्रेड वर्क करना है वो उसके साथ जा सकता है, लेकिन उसको 13,000 रुपए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। साथ ही आपको LOQ एंड ऑल पर MS ऑफिस मिल जाता है, इसमें MS ऑफिस आपको नहीं इंक्लूडेड है। साथ ही आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है LOQ एंड ऑल में, बट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। 13,000 रुपए कम भी है ये प्राइस में अगर उससे कंपेयर करें। रेस्ट इस प्राइस रेंज में और भी लैपटॉप्स हैं जो कि इंटेल HX प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, उसको मैं नहीं कंपेयर करता हूं। स्पेशली जो राइजन लैपटॉप्स के साथ जाना जाता है उसमें मैंने बेस्ट चूज आपको बताया। इसमें आपको HP Victus भी आ जाता है, बट कहीं ना कहीं डिस्प्ले एंड ऑल ऑलमोस्ट सेम ही HP Victus से कंपेयर करें, या इसका निच थोड़ा बेटर ही है। ओवरऑल HP में इस रेंज में एक और लैपटॉप आता है, HP Omen i5-13450H RTX 4050। डिस्प्ले में अगेन दिस विल परफॉर्म लिटिल बिट बेटर, वहां पे भी आपको 45% NTSC मिलता है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले का निट्स एंड ऑल बेटर है और फिर आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको HP Omen थोड़ा स्लिमर फील करेगा, ये थोड़ा सा आपको 2.25 kg थोड़ा सा हैवियर एंड
थिकर है। फिर इसी प्राइस में आपको Acer Nitro V भी मिल जाता है, मतलब इससे थोड़ा कम ही प्राइस में आपको i7 13 जनरेशन वाला मिल जाएगा एच प्रोसेसर के साथ, उसमें आपको 4050 मिल जाएगा। बट डिस्प्ले वहां पे भी एवरेज है, MS ऑफिस नहीं मिलता है। वॉट इज 105 वॉट TCP इसमें आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू दोज अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट HelloQ, जिस पे थोड़ा आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। रेस्ट MS ऑफिस एक आज के डेट में इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी को भूलना नहीं चाहिए। Acer भी अपने लैपटॉप्स में नहीं देता है, MSI भी अपने कुछ ही मॉडल्स में देता है, इसमें नहीं दे रहा है। देना चाहिए, इट्स बेसिक नीड आज के डेट में। गेमिंग जनता करती है लेकिन साथ में काम भी करना चाहती है। लेकिन रेस्ट लैपटॉप ओवरऑल मेरे को परफॉर्मेंस वाइज अच्छा लगा। कुछ कॉन्स जो मैंने था वो आपको बता दिया। अगर वो कॉन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता देन यू कैन गो विद दिस। एंड रेस्ट वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इस लैपटॉप का लिंक, नंबर एंड ऑल सब कुछ दे दिया हूं। एंड अगर हाँ परचेज करो तो मैं इंस्टाग्राम पर मेरे को जाकर जरूर टैग करो। और अगर आप यूज कर रहे हो तो भी कमेंट में बताना कि कैसा फीडबैक आपको इस लैपटॉप का लगा। रेस्ट जिन लोगों ने मेरे को कमेंट करके इसका फीडबैक दिया था वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर भी एंड अपने यूट्यूब पे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।